नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सामर्थ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबको अच्छे से पता होगा कि हम लोगों ने आज से जियोग्राफी की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही हम लोगों ने आपसे जो वादा किया था सिलेबस डिस्कशन के दौरान कि हम सब एक टाइम जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट करते चलेंगे और एक टाइम शाम को हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, हम लोग पढ़ेंगे एक टाइम इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज। उसके लिए हम लोगों ने आज एंशिएंट हिस्ट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया है जिसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में आप सबको अगर एक अच्छे एस्पिरेंट है, सच्चे एस्पिरेंट है, तो आपको पता होगा एग्जाम में लगातार इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। इसलिए आज हम लोग चालू कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 25 क्वेश्चन। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, वहां पे भी हम लोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम पहली बार यूट्यूब पर आप सबसे रूबरू हो रहे हैं, आप सबसे मिल रहे हैं, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको समय पर सारे कक्षाओं के, सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और उसी के साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करते चलना है। उससे हमको क्या होगा जी, हमको मिलेगा मोटिवेशन और आप सबको क्या मिलेगा, आप सबको मिलेगा बढ़िया बढ़िया क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें से एक पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या कह रहा है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को उनके उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को उनके उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए आप कुछ सेकंड पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी ने इसको अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमको गलत करके नहीं आना है, रॉन्ग आंसर टिक नहीं करना है। इसमें कहा जा रहा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। उत्तर से दक्षिण के क्रम में मतलब हमको नॉर्थ टू साउथ जाना है। ठीक है जी, नॉर्थ से साउथ जाना है। तो हम लोग जब सैंधव सभ्यता पढ़ते हैं तो सैंधव सभ्यता के बारे में एक छोटा सा मैप बना दे रहा हूं। आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अब भारत के साथ साथ आपको याद रखना है सैंधव सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था। ऐसा प्रश्न कभी बन जाए तो आपको याद रखना है सैंधव सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था जी। तो आपको याद रखना है सैंधव सभ्यता का विस्तार 3 देश में था। एक था अफगानिस्तान में, कहाँ था, अफगानिस्तान में। एक था कहाँ, पाकिस्तान में। और एक है कहाँ, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया में। एक सेकंड है ना, इंडिया में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमको कुछ और भी यहाँ पर नोट करते चलना है। तो एक अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में, एक इंडिया में। अब हमको जमाना है नॉर्थ टू साउथ। तो आप सब इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। सैंधव सभ्यता के सबसे उत्तरी दक्षिणी स्थान को याद करने के लिए एग्जाम में इसी से बार बार प्रश्न बन जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है, आप सब ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक है उमा ददय पुआ पशु। क्या है, उमा ददय पुआ पशु। अब ये क्या है देखते हैं। इसमें जो ट्रिक है, इसमें जो पहला अक्षर है वो दिशा को बताता है, दिशा को इंगित करता है। जैसे उ से उत्तर, द से दक्षिण, पू से पूरब, प से पश्चिम। वहीं पर अगला जो अक्षर है वो स्थान को बताता है। स्थान कौन सा जी, स्थान बताता है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थान को, जैसे कि मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर। तो चलिए इसको मैप में लोकेट कर लेते हैं ताकि हमको इसको नॉर्थ टू साउथ जमाने में आसानी हो। और साथ में एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, बताइए सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, तब भी इस ट्रिक से बन जाएगा। सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है, तब भी इससे बन जाएगा। और दक्षिणी और उसी प्रकार उत्तरी स्थान भी आपसे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक में। तो हम सबसे पहले बनाते हैं इसके उत्तरी स्थान को। उत्तरी स्थान में आपको याद रखना है ये है मांडा। क्या है जी, मांडा। और मांडा कहाँ स्थित है, आप देख पा रहे होंगे जम्मू एंड
कश्मीर में। और कौन सी नदी के तट पर है? तो आपको याद रखना है ये है चेनाब या चिनाब नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त हम लोग जब जाते हैं तो दक्षिण में कौन सा दिखला रहा है जी? तो दक्षिण में आपको याद रखना है महाराष्ट्र वाले लोकेशन पर इस स्थान को कहा जाता है दैमाबाद। क्या कहा जाता है? दैमाबाद। तो आपको दैमाबाद याद रखना है। जब दैमाबाद याद रख लेंगे आप लोग तो आपको पता होगा, जैसे कि हम लोगों ने ये कहाँ पे है बोला अभी जी? हम लोगों ने बोला इसको महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी? तो आपको याद रखना है ये स्थित है प्रवरा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? प्रवरा नदी के तट पर। उसी प्रकार जब हम लोग जाएंगे पूरब में, तो पूरब में ये जो आ दिख रहा है इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्थान जिसको कहा जाता है आलमगीरपुर। क्या कहा जाता है? आलमगीरपुर। ये कहाँ स्थित है बोले हम लोगों ने? यूपी में। और कौन सी नदी? तो आपको याद रखना है ये स्थित है हिंडन रिवर के तट पर। कौन सी रिवर के तट पर? हिंडन रिवर के तट पर। जबकि वहीं पर हम लोग जब बात करते हैं इसके सबसे पश्चिमी स्थान की, तो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है और इसको कहा जाता है सुतकांगे डोर। क्या कहा जाता है जी? सुतकांगे डोर। और सुतकांगे डोर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखने वाले हैं सुतकांगे डोर में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में भी कौन सी रिवर के तट पर है? तो आपको याद रखना है ये स्थित है दास्क रिवर के तट पर। कौन सी रिवर के तट पर? दास्क रिवर के तट पर। इसके अतिरिक्त हमको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ और अन्य स्थान दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग मैप में लोकेट कर लेते हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ है इसमें से मांडा और दैमाबाद को हमने यहाँ पर स्ट्रिक के माध्यम से बना लिया है। इसके अतिरिक्त हमको देखने को मिल रहा है, एक देखने को मिल रहा है लोथल और एक देखने को मिल रहा है राखीगढ़ी। तो अगर हम देखते हैं लोथल को मैप में तो हमको देखने को मिलता है लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? गुजरात। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो आप सब अच्छे से देख पा रहे होंगे अब उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको हमको व्यवस्थित करना है। तो चलिए जी नॉर्थ टू साउथ देखते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है? मांडा, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद लोथल, उसके बाद दैमाबाद। चलिए इसी सीक्वेंस में इस प्रश्न को हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले किसको देखना है हमको? मांडा। फिर उसके बाद हमको कहाँ जाना है? राखीगढ़ी। उसके बाद कहाँ जाना है? लोथल। देन उसके बाद कहाँ जाना है? दैमाबाद। तो इससे स्पष्ट है दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थान है, सबसे लास्ट में आएगा। और ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। एक प्रश्न से 5 प्रश्न कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सब अच्छे से इसको देखते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है जी? सिंधु सभ्यता के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। चलिए आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। देखते हैं अगला क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग पासे से परिचित थे। इनके घरों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलती थी। ठीक है जी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। इसमें हमको पहचान करना है गलत विकल्प का। आप इसको ऐसे टिक कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमको गलत पहचानना है। और गलत हमको जब पेपर में नहीं दिखता है तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करके आते हैं जी? गलत करके आते हैं। इसलिए गलत को टिक लगा लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी या पितृसत्तात्मक थी, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इस सभ्यता से जितनी मातृमूर्ति या स्त्री मूर्ति हमको प्राप्त होते हैं, इसी आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक थी। क्या थी जी? मातृसत्तात्मक। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है सही। जबकि हमको क्या पहचानना है? गलत विकल्प।
अगला अगला पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, जब हम पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता को तो हम देखते हैं सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। क्यों नगरीय सभ्यता थी? ये ऐसी सभ्यता है जहां पर आपको औद्योगिक कारखाने, जैसे कि हम चंद्रहुतलो पढ़ते तो वहां पे मनके बनाने के कारखाने, इसके अलावा इनके नगर नियोजन को आप देखोगे तो एकदम प्लान्ड वे में एकदम नियोजित शहर बसाया गया था। जाल की पद्धति में इनके शहर बसे हुए थे, ग्रिड पद्धति जिसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इनके सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इनके नगर नियोजन को जब आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनके पास तत्कालीन समय में एक मंजिला नहीं, दो दो मंजिला इमारतें थी। इसके अतिरिक्त इनके पास उत्तम किस्म की जल निकासी प्रणाली, अच्छे किस्म के स्टेडियम के साक्ष्य, लिपस्टिक, पाउडर जैसे क्या क्या चीजें नहीं मिली है जो वर्तमान हमको नगरों में मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। तो ठीक है जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तीसरा क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के लोग पासे से परिचित थे। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासे दोनों से परिचित थे। और ये लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासे का उपयोग करते थे। चौपड़ कहने का मतलब है चौसर। ये वही चौसर है जो आप लोग महाभारत में देखते हैं, शकुनी खेलता था और पांडवों को कैसे फंसा दिया था। ठीक है ना, ये वही चौपड़ या चौसर है। ठीक है, तो चौपड़ और पासे से सैंधव सभ्यता के लोग परिचित थे। अगला कथन क्या कह रहा है? तो ये कथन भी सही है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। लेकिन क्यों होगा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। क्या कह रहा है? इनके घरों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलती थी। ऐसा है क्या? इनके घरों के मुख्य द्वार मुख्य सड़कें पर खुलती थी क्या? ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से दिमाग में ये गांठ बांध के याद रखना है कि सैंधव सभ्यता के जो मुख्य द्वार थे वो मुख्य सड़क पर ना खुल के पीछे गलियों पे खुलते थे। कहां खुलते थे जी? पीछे गलियों पे, पीछे गलियों पे खुलते थे। आपको याद रखना है। इसका एकमात्र अपवाद है। क्या है जी? अपवाद। क्योंकि अपवाद से अगर प्रश्न बना लिया जाए तो आप फंस जाओगे, इसलिए आपको याद रखना है इसका एकमात्र अपवाद है और वो है लोथल। अब ये लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसके बारे में हम लोग आगे और देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछ ले, मान लो बताइए सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थान था जहाँ पे मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलता था, तब ऐसे कंडीशन में जवाब क्या हो जाएगा? लोथल। क्योंकि लोथल के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर ऐसे साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारी बातों को आपको याद करते चलना है और यहीं पर समझते हुए चलना है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोथल के विषय में गलत विकल्प का पहचान करना है हमको ना, गलत कथन का। यहां पर फिर से गलत बोला जा रहा है, हम गलत को टिक लगा लेंगे और देखेंगे कि इसमें से क्या गलत है। चलिए जी, आप लोग देखेंगे एक बार। लोथल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई है। पहला कथन कह रहा है लोथल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई है। चलिए इसको पढ़ने से पहले लोथल के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। लोथल, आपको याद रखना है लोथल कहाँ है? तो आपको याद रखना है लोथल जो है वर्तमान गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। लोथल जो है गुजरात में कौन सी नदी के तट पर है? तो आपको याद रखना है, नदी याद रखना है। 50 बार व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। आप उठाकर जब देखेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, आपको बार बार मिलेगा। नदी पूछा गया है, नदी कौन सा है? तो आपको याद रखना नदी है भोगवा। कौन सी नदी है जी? भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी स्टेट में है? गुजरात में है। खोजकर्ता कौन है इसके? तो खोजकर्ता भी आप याद रख लीजिए, खोजकर्ता हैं इनके रंगनाथ राव, RS राव, रंगनाथ राव। अब यहाँ से जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो आपको इनके साक्ष्य को याद रखने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बता दे रहा हूँ, उसी स्टोरी से आप लोग याद रखेंगे जैसा मैंने इसको याद रखा है। कैसे याद रखा है? लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात एक तटवर्ती प्रदेश है। तटवर्ती प्रदेश क्या है अगर इसको जानना है तो आज ही हम लोगों ने ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड किया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ, ऐसे प्रदेश जिनकी सीमा समुद्र या सागर से है ना स्पर्श करती हो, ऐसे प्रदेश को, ऐसे राज्यों को हम लोग क्या कहते हैं? तटवर्ती प्रदेश। तो तटवर्ती प्रदेश, चूंकि तटवर्ती प्रदेश गुजरात में स्थित है, लोथल समंदर के किनारे एक बंदरगाह नगर है।
क्या है जी, याद रखना है आपको, ये क्या है, एक बंदरगाह नगर। और इसी बंदरगाह को अन्य और नाम से जानते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे इसी को कहते हैं पत्तन नगर। क्या कहते हैं, पत्तन नगर। इसी को और कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है, जहाँ पर समुद्री जहाज़ खड़े होते हैं उसको कहा जाता है गोदीवाड़ा, तो इसीलिए इसको कहते हैं गोदीवाड़ा। इसके अतिरिक्त और क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में कह देते हैं डॉक यार्ड। क्या कह देते हैं, डॉक यार्ड। तो आपको याद रखना है, इसको डॉक यार्ड भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं, पत्तन नगर भी कहते हैं और गोदीवाड़ा भी कहते हैं। अब इनके साक्ष्य को हम कैसे जानेंगे। अगर लोथल एक बंदरगाह नगर है तो बंदरगाह का उपयोग क्रिकेट खेलने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। बंदरगाह का उपयोग किया जाता है व्यापारिक उपयोग के लिए। चूंकि हमारे सैंधव सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता सैंधव सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है। तो इनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे और मेसोपोटामिया और भारत के बीच में एक बंदरगाह की जानकारी मिलती है जो फारस की खाड़ी में स्थित है, जिसको बोलते हैं दिलुमन बंदरगाह, ठीक है। तो वहाँ से भी हमारे व्यापारिक संबंध थे। चूंकि ये दोनों के बीच में था तो हम लोग वहाँ पे भी व्यापारिक संबंध हमारे थे। तो दिलुमन जो कि फारस की खाड़ी पर स्थित है, तो इसीलिए हमको यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होंगे। एक तो हमको प्राप्त होंगे मुहरे। कौन सी मुहरे, फारस की मुहरे। क्या प्राप्त होगा, फारस की मुहरे। अगर हमको समुद्र में जाना है तो समुद्र में जाएंगे तो हमको उसके लिए कोई यंत्र तो चाहिए कि हमको इस दिशा से जाना है, इस दिशा से जाना है। इसीलिए आपको याद रखना है समुद्री जहाज़ों में किसका उपयोग किया जाता था, दिशा मापक यंत्र। यही कारण है कि लोथल में क्या प्राप्त होता है हमको, दिशा मापक यंत्र। दो बात याद रखना है, फारस की मुहरे, दिशा मापक यंत्र। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे हमको लोथल से मिला है धान की भूसी। इसके अलावा हमको लोथल से और क्या प्राप्त हुआ है हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम लोग फारस की मुहरे। पहले तो ऑप्शन को पढ़ते हैं क्योंकि कुछ फैक्ट हमारे ऑप्शन में ही लिखे हुए हैं। देखते हैं लोथल से फारस की मुहरे प्राप्त हुई है। जी हाँ, अभी मैंने बताया फारस की मुहरे प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख पत्तन नगर था। जी हाँ, मैंने बताया लोथल जो है एक पत्तन नगर था, तो ये कथन भी सही हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है, लोथल घग्गर नदी के तट पर था। ऐसा है क्या, नहीं। लोथल कौन सी नदी के तट पर था, तो लोथल था भोगवा नदी के तट पर। इसीलिए यहाँ पर यह घग्गर नदी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमको गलत विकल्प का ही पहचान करना है। अगला क्या लिखा हुआ है, दिशा मापक यंत्र। जी हाँ, हमको यहाँ से दिशा मापक यंत्र भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो आप सब देख पा रहे होंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। लोथल जो है घग्गर नहीं भोगवा नदी के तट पर है, जबकि घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आई होप आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के को किस नाम से जानते थे। ये एक लाइन का फैक्ट है। ऐसे प्रश्न जो केवल वन लाइनर फैक्ट है उसको हम लोग एक बार देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर आप सभी ने पढ़ा है तो आप सबको अच्छे से पता होगा सैंधव निवासी को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे। तो आपको याद रखना है मेसोपोटामिया का पहला अक्षर है, क्या है जी, पहला अक्षर है में। उसी प्रकार से वो जो भारत के हड़प्पा सभ्यता को लोग जो बोलते थे वो है मेलुहा। क्या बोलते थे वो लोग, मेलुहा। तो आपको याद रखना है मेसोपोटामिया के लोग सैंधव वासियों को मेलुहा कहते थे। क्लियर है क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ था। यह कथन किसका है, आपको बताना है। ये किसने कहा था, सिंधु सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ था, ऐसा किसने कहा था। ये कुछ इतिहासकार दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर, उनमें से आपको बताना है किस महोदय ने कहा था सैंधव सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ था। चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से महाशय ने क्या क्या कहा है। तो हम लोग देखते हैं जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके, इन दोनों का कहना था सैंधव सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था जी, बाढ़ के कारण। जॉन मार्शल ने यह बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है जिसको कहते हैं मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आया था। ऐसा किसका मानना है, जॉन मार्शल का। और इनका ये भी मानना है कि ये विश्व की प्राचीनतम नगरी सभ्यता जो इतनी सुदृढ़ और इतनी व्यापक
सभ्यता थी इसका पतन बाढ़ के कारण हुआ था, यह मानना है सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके का। इसके अतिरिक्त हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं KUR कनेडी। KUR कनेडी का मानना था सिंधु सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था जी? प्राकृतिक आपदा। और प्राकृतिक आपदा में भी किसको इन्होंने मुख्यतः से इंगित किया है? तो इन्होंने इंगित किया है किसको? इन्होंने इंगित किया है, एक तो बताया है इन्होंने, या तो इनका पतन मलेरिया के कारण हुआ होगा या तो महामारी के कारण इनका पतन हुआ होगा। आपको याद रखना है मलेरिया या महामारी किसने कहा था? तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा KUR कनेडी। तो हम लोग इसमें से एक आध और देख लेते हैं। इसमें से गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था? तो गार्डन चाइल्ड महोदय ने कहा था, चूंकि इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा या शिशु। तो बच्चा है तो ये अपने हिसाब से बच्चे की तरह ही जवाब देगा। और ये कहता है सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ था बाहरी आक्रमण के कारण हुआ था, ऐसा इनका मानना है। बाहरी आक्रमण। और बाहरी आक्रमण में भी किसको ये लोग बताते हैं? ये बताता है आर्यों के। तो आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, यह मानना किसका है? यह मानना है गार्डन चाइल्ड महोदय का। आप अगर CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो वनडे एग्जाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और अगर आप मेंस में अपीयर होते हैं तो मेंस में कैसा पूछा जाएगा? मेंस में पूछा जाएगा आपसे, या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है ना। तो आपको याद रखना है, अगर ये पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था, आप विवरण दीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो आप कैसे बताएंगे सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? इसमें इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन इस प्रकार हुआ था। जैसे कि सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण, वहीं पर KUR कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा अर्थात मलेरिया एवं महामारी, तथा गार्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकार का मानना था कि सिंधु सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण, जिसमें से आर्यों के आक्रमण को महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार से जब आप आंसर लिखेंगे तब ये आपका मेंस आंसर राइटिंग हो जाएगा। जब हम मेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसको प्रीलिम्स के या वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को सूची अ को सूची ब से हमको उचित मिलान करना है। ये बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न लगातार बन रहे हैं। अगर आप सिंधु सभ्यता के स्थानों से परिचित हैं, उसके जियोग्राफिकल लोकेशन से परिचित हैं, तो आपसे ये प्रश्न बेहद आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें से कौन कहाँ पे स्थित है। ये उनके वर्तमान राज्यों के साथ हमको सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं रंगपुर कहाँ स्थित है। तो रंगपुर स्थित है जी गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो ए के साथ तो आ जाएगा 2। ए के साथ किसको मिलाना है हमको? 2 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कुणाल। कुणाल के बारे में आप पढ़े होगा, कुणाल के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि हमको आंसर निकालना भी सीखना है। तो देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ था? तो अभी हमारा ट्रिक था उमा दे पुआ पशु, उसमें पूर्वी स्थान आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित था? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हिंडन नदी के तट पर। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन में उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश दिया है चौथा नंबर पे, और ये क्या हो जाएगा? अभी हमने बी का नहीं निकाला है तो बी को भी छोड़ दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं सी का। सी का क्या बोला हमने जी? सी का बोला हमने 4 नंबर। क्या बोला? 4 नंबर, है ना। सी का क्या आ जाएगा? 4 नंबर। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में किसको नहीं पता? कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए ना कितना बढ़िया नाम है, कालीबंगा। बंगा से क्या होता है? बेंगल। बेंगल मतलब चूड़ियाँ जी, है ना। तो बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बंगा, इसलिए इसका पूरा अर्थ क्या हो जाता है? कालीबंगा का पूरा मतलब वास्तविक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बारे में डिटेल और देखेंगे। अभी आपको मिलाना है डी का, मिलाना है आपको 1 के साथ। तो डी को मिला देते हैं हम लोग 1 के साथ। तो डी को अगर हम 1 के साथ मिलाते हैं तो चलिए ऑप्शन पहले ढूंढ कर देखते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा? कुणाल कहाँ आ जाएगा? हरियाणा में। कुणाल वो स्थान है हरियाणा में जहाँ से हमको सिंधु सभ्यता के 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका ऑप्शन को हम लोग बना लेते हैं। 1 का 2 कहाँ पे है?
ए का 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है। उसके बाद देखते हैं सी का, तो बी का भी तो हमारे पास निकल गया है ना। बी का क्या निकला है जी? बी का निकला हुआ है, कुणाल का क्या निकला हुआ है? हरियाणा, मतलब 1 2 3। तो देखते हैं बी में 3 कहाँ पर है, तो बी में 3 कहाँ पे दिख रहा है? तो हमको दिख रहा है बी में 3 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो ए वाला तो गलत हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी का कहाँ पे दिख रहा है हमको? सी का 4। तो सी का 4 हमको कहाँ दिख रहा है? सी का 4 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो जाता है गलत। इस प्रकार हम सही जवाब निकाल पा रहे हैं। इसका सही जवाब क्या है जी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। कहा जा रहा है चनहुदड़ो कौन सी नदी के तट पर स्थित था? देखिए रिवर जो किसी भी स्थान है सिंधु सभ्यता के, वो कौन सी नदी के तट पर था, ऐसा प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग इन और ऑप्शन को भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी चनहुदड़ो कहाँ है? तो चनहुदड़ो कहाँ है? तो चनहुदड़ो स्थित है, पहली बात तो आप याद रखेंगे, सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में। कहाँ? सिंध वाले क्षेत्र में। और ये सिंध कहाँ है? सिंध पड़ता है पाकिस्तान में, आपको याद रखना है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब हो जाता है सिंधु नदी। और हम इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चनहुदड़ो, इसके खोजकर्ता के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता हैं इनके, खोजकर्ता हैं एन.जी. मजुमदार। कौन है? एन.जी. मजुमदार। और एन.जी. मजुमदार का फुल फॉर्म क्या है? नानी गोपाल मजुमदार इसके खोज करता है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। स्थान कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साक्ष्यों के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से मिले हैं हमको गुड़िया एवं मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य। तो इससे अगर ये कारखाना स्थित है यहाँ पर, तो ये सिंधु सभ्यता का कैसा स्थान होगा जी? सिंधु सभ्यता का ये प्रमुख क्या हो जाएगा जी? तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक नगर। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक नगर। ये प्रमुख औद्योगिक नगर था, आपको याद रखना है। गुड़िया एवं मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनहुदड़ो से, ठीक है। अब देखते हैं रावी नदी। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है एक सिंधु सभ्यता का स्थल जिसको कहा जाता है हड़प्पा। और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो इसमें लिखा हुआ है भोगवा, और भोगवा नदी के तट पर हमने क्या देखा है? हमने देखा है लोथल। क्या देखा है? लोथल। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कौन सी रिवर है जी? ये है लूनी नदी। और लूनी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? धौलावीरा। और ये धौलावीरा कहाँ स्थित है? हम लोग आगे और देखेंगे, पर आप लोग सुन लीजिए, धौलावीरा स्थित है वर्तमान गुजरात में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। मिट्टी से बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऐसे प्रश्न में ज़्यादा समय हम लोग नहीं बिताएंगे और देखेंगे इसका सही जवाब डायरेक्ट क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है बनावली। और बनावली कहाँ स्थित है जी? तो आपको याद रखना है बनावली है वर्तमान हरियाणा में। और यहाँ से हमको जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसमें आपको याद रखना है, एक तो मिट्टी से बना हुआ 2 हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है हल और एक को कहा जाता है खिलौना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे बताइए मिट्टी का बना हुआ हल या मिट्टी का बना हुआ खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बनावली हरियाणा। और बनावली के खोजकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व के सबसे प्राचीनतम स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7 करोड़ वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखते हैं सबसे प्राचीनतम स्टेडियम। सबसे प्राचीनतम स्टेडियम तो आपको याद रखना है एक स्थान है जिसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता का धौलावीरा। और ये कहाँ है? मैंने अभी बताया था, ये स्थान स्थित है गुजरात में। कौन से नदी के तट पर है? तो आपको याद रखना है नदी, मैंने बताया धुल गया लूना करके याद रखना है।
उसी से आपको याद हो जाएगा लूनी नदी। धौलावीरा गुजरात शहर में नदी कौन सी है? लूनी। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो प्रश्न यहाँ से बनता है, उसमें से तो जो प्रश्न बनता है, एक तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या है? प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य। ओल्डेस्ट स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। धौलावीरा से दो और महत्वपूर्ण बातें पूछा जाता है, मैं आपको उसको बता रहा हूं। उन्नत किस्म की जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली कहने का मतलब है नालियां। क्या जी? नालियां। जल निकास प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? उन्नत किस्म की जल निकास प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है, यह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वहीं हम लोग और देखते हैं धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है 3 दुर्ग नगर के साक्ष्य। आपको याद रखना है, जब सैंधव सभ्यता हम पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि सैंधव सभ्यता में मुख्यतः एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला हुआ करता था। पश्चिमी टीला में प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे, जबकि पूर्वी टीले पर निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। लेकिन सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थान है धौलावीरा, जहां पर हमको 3 दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक में प्रशासनिक लोग, एक में व्यापारिक लोग और एक में निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। तो एकमात्र स्थान कौन सा है जी? धौलावीरा, जहां से हमको 3 दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अतिरिक्त और क्या याद रखना है धौलावीरा से? धौलावीरा से एक ओल्डेस्ट स्टेडियम, उन्नत किस्म की जल निकास प्रणाली और 3 दुर्ग नगर के साक्ष्य। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप सब अच्छे से जानते होंगे, पिछले साल करंट अफेयर में भी आप लोग पढ़े होंगे, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल, विश्व विरासत स्थल में शामिल। आप अच्छे से याद रखेंगे इसको, ठीक है? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यूनेस्को के द्वारा भारत में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दिया था? ये बेहद ही बढ़िया प्रश्न है, अभी तक पूछा नहीं गया है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसको पूछा जाना चाहिए। आप सब देख पा रहे हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने टिक लगाया कि नहीं लगाया जी? पिछले प्रश्न का सही जवाब, तो पिछले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। और यहाँ पे देखते हैं सही जवाब क्या है। तो यहाँ पर भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय के बारे में आप लोग जानिए, इनका पूरा नाम है स्टुअर्ट पिग्गट। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिग्गट। इन्होंने ही कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी। तो एक प्रश्न आपसे बनेगा, जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने क्या कहा था? तो आपका जवाब हो जाएगा पिग्गट महोदय। इन्होंने एक और कथन दिया था, वो कथन क्या था? तो कथन याद रखना है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। अर्ध औद्योगिक नगर। आगे कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, मैंने ये प्रश्न तैयार किया है आपके लिए, औद्योगिक नगर। कुछ PYQ, कुछ MCQs और कुछ प्रश्न मैंने खुद आप सबके लिए तैयार किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है, स्टुअर्ट पिग्गट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा भी किसने दिया था? स्टुअर्ट पिग्गट ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से नगर के असामान्य विन्यास के साक्ष्य मिलते हैं, जहां 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र मौजूद हैं? 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र कहने का मतलब है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल था जहां पर 3 दुर्ग के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए? 3 दुर्ग नगर मैंने बताया, एक होगा पश्चिमी टीला पे, एक होगा मध्य पे और एक होगा पूर्वी टीले पे। ऐसा कौन सा स्थान था? अभी 2 प्रश्न पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। उसका जवाब क्या है जी? उसका जवाब है
वीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए यहां पे फिर से बोल रहा है सही नहीं है। अगर आप नहीं है पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके भी प्रश्न सही नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। ऐसा, आगे देखते हैं, वहां के निवासियों को चौपड़ एवं पासे का ज्ञान था। अभी हम लोगों ने पिछले ही प्रश्न में सॉल्व किया था, तो जो ज्ञान हमको प्राप्त हो चुका है, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग टिक लगाते चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा था चौपड़ एवं पासे का ज्ञान इनको था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मैंने बताया चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर है। नानी गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज किया था और ये सैंधव सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक नगर है और यहाँ से गुड़िया एवं मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ से प्रसाधन सामग्रियाँ, काजल, पाउडर, लिपस्टिक जैसे साक्ष्य भी हमको प्राप्त होते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल कारखाना या औद्योगिक नगर था, मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कालीबंगा से पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। अब आप फंस रहे हैं दो ऑप्शन में, क्या सही नहीं है। तो आप सभी को मैं बता दूं, इनको ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। इसको अगर आपको समझना है तो आप इसको अच्छे से ऐसे समझेंगे, इनके पास तत्कालीन समय में अगर इनको ज्यामिति का ज्ञान नहीं होता तो आप ही समझिए ये लोग इतनी बड़ी सभ्यता में इतने बड़े बड़े विशाल इमारत, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और साथ ही साथ इतनी ही बेहतरीन तरीके से सुदृढ़ सड़कों का निर्माण कैसे कर पाते हैं, है ना, जो कि एकदम नाप के बनाया गया था। आप अगर जब डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार है ना, उसकी लंबाई की बात करते हैं तो 11.88 मीटर लंबा। वहीं पर जब हम लोग उसके चौड़ाई की बात करते हैं तो 7.01 मीटर चौड़ा और गहराई की बात करते हैं तो 2.43 मीटर गहरा हमको वो प्राप्त होता है। तो जबकि इतना माप करके इतना ऐसे पूरा ज्यामितीय रूप से जब तैयार किया जा रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनको ज्यामिति का ज्ञान था। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। लेकिन क्यों, ये जो प्रश्न उठता है इसका जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और क्यों हम लोग देखते हैं, तो आपको याद रखना है कालीबंगा से हमको पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हमको ईंटों के साक्ष्य जरूर मिलते हैं, पर वो कैसे ईंटें हैं जी? तो हमको मिलते हैं कच्ची ईंटें, और कच्ची ईंटों में भी आपको याद रखना है अलंकृत या इसी को कहते हैं नक्काशीदार ईंटें। के साथ एक और स्थान है, आप लोग याद रखेंगे, कालीबंगा के साथ एक स्थान है जिसको कहा जाता है रंगपुर। यहाँ से भी हमको कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए जी हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे तथ्यों को आप लोग अच्छे से याद करते चलेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कथन अ और कारण ब को पढ़कर उपयुक्त विकल्पों का हमको चयन करना है, सही विकल्प का। सिंधु नदी सभ्यता का संबंध दजला एवं फरात नदी सभ्यता से था। देखते हैं अगला कारण क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से था। इसका स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ऐसा लिखा गया है। तो बताइए आज ही इसका सही जवाब क्या होगा, जब तक मैं पानी पी ले रहा हूं। चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब। आई होप आप सभी ने इसको क्लियर कर लिया होगा। आप लोग देख पा रहे हैं ये एक रिवर लिखा हुआ है। जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सैंधव सभ्यता के समकालीन 3 सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग पहला देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद देखते हैं मिस्र की सभ्यता, उसके बाद देखते हैं हम लोग चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जिस नदी घाटी के आसपास पनपी और उसके आसपास विकसित हुई वो नदी थी हांगहो नदी। वहीं पर मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता जिस नदी के तट पर विकसित हुई उसको कहा जाता है दजला एवं फरात। क्या कहते हैं? दजला एवं फरात। तो आप याद रखेंगे सिंधु नदी सभ्यता का संबंध दजला एवं फरात नदी सभ्यता से था,
जी हाँ था। हम लोग जानते ही हैं मेसोपोटामिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, इसलिए ये जो कथन कहा गया है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्या कहा जा रहा है। कारण, सिंधु सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से था, इसका स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, हमको स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने लोथल से फारस की मुहरें देखा है, देखे हैं ना। तो जैसे हमारे यहाँ लोथल, सुरकोतड़ा जैसे हमारे यहाँ सुतकांगे डोर जैसे बंदरगाह हमारे यहाँ मौजूद थे, उसी प्रकार से दजला एवं फरात नदी घाटी के पास उर और किस नामक बंदरगाह स्थित है, जो कि मेसोपोटामिया में स्थित है। और वहाँ से भी जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उसी प्रकार के मोहरें वहाँ प्राप्त हुई हैं। तो इससे स्पष्टता ये बताया जा सकता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध था। तो ये जो कारण है वो कारण जो है गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथन अ सही है और कारण ब गलत है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है और कारण जो है गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला स्थान कौन था? चलिए आप लोग इसका सही जवाब दीजिए जब तक मैं कुछ लिख रहा हूं। अगर आप सब समझदार हैं तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही जवाब क्या है। ये सारे तथ्य उसी के बारे में है ना। चलिए खोज करता भी लिख दे रहा हूं मैं, शायद इससे याद आ जाए आपको। कुछ याद आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोपड़। रोपड़ जो कि वर्तमान कहाँ स्थित है? वर्तमान स्थित है पंजाब में। मैंने सिर्फ यही नहीं लिखा था क्योंकि कई लोगों को सिर्फ पंजाब पता होता है, पंजाब लिख देता तो पता चल जाता, लेकिन अगर कॉमन सेंस लगाते तो आपको ये पता चलता। पंजाब से एक नदी बहती है जिसको कहते हैं सतलज नदी। तो सतलज नदी के तट पर स्थित था सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़, जो कि वर्तमान पंजाब में है। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोपड़ से प्राप्त हुआ है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा महोदय। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। चलिए देखते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्नों के बारे में हम लोग सही विकल्प खोजने का प्रयास करते हैं। क्या कहा जा रहा है? आत्मा और ब्रह्मा में, देखते हैं अगला, कर्मकांड में, यज्ञ में या मातृदेवी में। तो आप सब देख रहे हैं, देखिए हम लोगों ने जब सिंधु सभ्यता देखा है तो हम लोग आत्मा और ब्रह्मा के बारे में नहीं पढ़ते हैं। जब हम वैदिक कालीन इतिहास में आते हैं तब हम लोग आत्मा और ब्रह्मा के बारे में देखते हैं। और उसमें से भी हम जब वैदिक कालीन इतिहास पढ़ते हैं तब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग उपनिषद की बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, तब हम लोग वहाँ पर आत्मा और ब्रह्मा जैसे शब्दों के बारे में बात करते हैं। और इसकी बात हम लोग जैन और बौद्धिज्म के टॉपिक में भी करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो हो जाता है गलत, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई बात सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पढ़ते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन कर्मकांड में। कर्मकांडों की प्रधानता सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी थी जी? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड देखते हैं तो सिंधु सभ्यता तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गलत है। और हमको देखना है कि ये लोग किस में विश्वास करते थे, हमारा प्रश्न ये है। तो यज्ञ में, जी हाँ, हमको कालीबंगा और लोथल से यज्ञ के साक्ष्य जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर हम विश्वास की बात करें तो इनका विश्वास सबसे ज़्यादा अगर किसी पर था तो वो था, एक तो था मातृदेवी जिनको उर्वरता की देवी माना गया है, और एक था पशुपति शिव या पशुपति, इसी को शिव भी कह देते, पशुपति शिव भी कहते हैं। पशुपति पर इनका विश्वास था। एक था मातृदेवी और एक थे पशुपति शिव। इन पर इनका मुख्य विश्वास था। इनका ज़्यादा ट्रस्ट किस पर था? मातृदेवी और पशुपति शिव पर।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना है मातृ देवी के बारे में, हड़प्पा से एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक वृक्ष को निकलते हुए प्रदर्शित किया गया है, और ये बताता है कि ये जो मूर्ति है संभवतः मातृ देवी की है, और सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी को उर्वरता की देवी या उर्वरता के प्रतीक के रूप में पूजते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र किनारे स्थित था। बढ़िया प्रश्न है। समुद्र किनारे स्थित होने का मतलब है वो प्रदेश, वो स्थान तटवर्ती राज्य होना आवश्यक है। तटवर्ती राज्य होने का मतलब क्या है, उनकी सीमा समुद्र या सागर से लगनी चाहिए। देखते हैं जी क्या है, आप सब देख पा रहे होंगे अच्छे से, पिछले सभी प्रश्नों में हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थान है और ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का दूर दूर तक समुद्र से कोई नाता नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, समुद्र किनारे स्थित होना चाहिए। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जगपति जोशी और मधुबाला जी के द्वारा खोजा गया था। ये सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे उत्तरी स्थान है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखते हैं बनावली। बनावली भी कहाँ स्थित है, तो बनावली स्थित है हरियाणा में, और यहीं से हमको मिट्टी के बने हुए हल और खिलौने का साक्ष्य प्राप्त होता है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किया था, लेकिन ये भी समुद्र के तट पर नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था गुजरात में एक स्थान है लोथल, जिसको बंदरगाह, गोदीवाड़ा, पत्तन नगर या डॉकयार्ड कहा जाता था। इसका संबंध मेसोपोटामिया के साथ था। फारस की मुहरें, दिशा मापक यंत्र, चलाक लोमड़ी के साक्ष्य, धान की भूसी, यज्ञ वेदिकाएं जैसे साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। वो स्थान कौन सा है जी, वो स्थान है लोथल। कौन सा स्थान है, लोथल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक उत्खनन का प्रभारी थे। के प्रभारी थे, के प्रभारी कहने का मतलब, इस प्रश्न का कहने का मतलब है नेतृत्वकर्ता। जब आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं तो ये बार बार रिपीट मोड में हम ये क्लास में बोलते हैं। हड़प्पा की खोज रावी नदी के तट पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था, पहला लाइन। जबकि जब हम मोहनजोदड़ो में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर राखालदास बनर्जी के द्वारा किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। तो आपको याद रखना है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक उत्खनन के प्रभारी कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल। प्रभारी मतलब नेतृत्वकर्ता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। बार बार पूछा जा रहा है, इसको और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। हड़प्पा का बंदरगाह स्थान था लोथल, जो कि गुजरात में है। अभी और बोला मैंने इसके बारे में। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से कौन संबंधित नहीं थे, तो आपको याद रखना है आर.डी. बनर्जी कहने का मतलब है राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। तो ये तो संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। के.एम. दीक्षित ये भी है, आपको याद रखना है। M.A. वत्स मतलब माधव स्वरूप वत्स ये भी हैं, आपको याद रखना है। V.A. स्मिथ इसका सही जवाब है, इसका संबंध सिंधु सभ्यता से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला लाइन ही हम ये बोलते हैं सिंधु सभ्यता का विकास आद्य ऐतिहासिक युग में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम के बारे में प्रश्न आता है तो आप अन्य नाम भी यहीं पर जान लीजिए। अन्य नाम की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता को कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है ना। इसको कहते हैं नगरी सभ्यता। साथ ही आपको पता है इसको कहते हैं हड़प्पा
सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के बारे में आप सिंधु सभ्यता तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये अन्य नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? एक बढ़िया प्रश्न आया आपके सबके सामने। चलिए देखते हैं। आप सबको अच्छे से याद रखना है। इसमें से आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ट्रिक था उमा पुआ ददय पशु या उमा ददय पुआ पशु, जो हमारा ट्रिक था उसमें आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ दक्षिण में दैमाबाद स्थित है और कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत में स्थित स्थल हो जाएगा दैमाबाद, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान है और कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर। यहीं से हमको तांबे के रथ का साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? तांबे के रथ का। देखते हैं बाकी लोकेशन। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, ये तो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। कहाँ है? लड़काना ज़िले में। तो ये तो नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान में स्थित है। सुरतगोई की हम जब बात करते हैं तो सुरतगोई जो है ये स्थित है अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित है जी? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में एक और स्थान है इसके अलावा, उसको आप याद रखेंगे, जिसको कहा जाता है मुंडी गाक। क्या कहते हैं? मुंडी गाक याद रखेंगे। मुंडी गाक भी अफगानिस्तान में स्थित है। सुतकांगेडोर ये भी पाकिस्तान में स्थित है। आप जब देखते हैं तो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, इसके अतिरिक्त आपको सुतकांगेडोर ऐसे स्थान आपको देखने को मिलते हैं। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान में सुरतगोई और मुंडी गाक देखने को मिलता है। जबकि भारत में हम जब बात करते हैं तो मांडा, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, जबकि राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सूरकोतड़ा और हमको देखने को मिलता है धौलावीरा, जबकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और दक्षिणी महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो ये सारी स्थितियां हम लोग देख लेते हैं और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सिंधु स्थलों में किन दो स्थलों पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? अभी इस प्रश्न के बारे में मैंने बताया था कुछ देर पहले। पक्की ईंटों का प्रयोग किन दो जगहों से नहीं हुआ था? उसमें से एक स्थान था कालीबंगा, यहाँ से कच्ची एवं नक्काशीदार या अलंकृत ईंटें प्राप्त होती हैं। जबकि रंगपुर जो है इसी के साथ एक और ऐसा स्थान है जहाँ से कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कथनों में से कौन सा गलत विकल्प है? हमको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं जी। सिंधु सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफ थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार 2 देशों में है। सिंधु सभ्यता में सड़कें समकोण पर मिलती हैं। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। तो चलिए हमको पहचानना है इसमें से गलत विकल्प। तो गलत विकल्प पर पहले टिक लगा लेते हैं और देखते हैं इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को। तो देखते हैं क्या है जी। सिंधु सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफ थी। जी हाँ, आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो इस लिपि को कहा जाता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ या इसको कहते हैं भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि। और इस लिपि को कैसे लिखा जाता है? तो इस लिपि को पहले राइट हैंड साइड में, फिर इसको लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है, इसको याद रखना है आपको। और इस लिपि को क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक। और इस लिखने की पद्धति को कहते हैं ब्रुस्टोफेडन। क्या कहते हैं? ब्रुस्टोफेडन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार 2 देशों में था। जी नहीं, अभी अभी हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में 3 देशों में इसका विस्तार था। तो ये 2 देशों में नहीं हो सकता है। हमको गलत विकल्प का पहचान करना है। तो हमने एक तो पहचान कर लिया है, ये 3 देशों में विस्तृत था। अगला कथन क्या है? सिंधु सभ्यता में सड़कें समकोण पर मिलती थी। जी हाँ, अगर आप इनके नगर नियोजन को देखेंगे तो इनका नगर नियोजन कुछ ऐसे था, कुछ इस प्रकार से था। इसमें जैसे कि ऐसे घर बने होते थे, ऐसे घर बने होते थे। अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर इसको हम सड़क बोल रहे हैं तो ये यहाँ पे आके जब मिल रहा है तो यहाँ पर क्या है? समकोण। सभी जगह पे आके देखेंगे तो आपको 90 डिग्री का कोण देखने को मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं समकोण। और अगर ये मान लो ये घर हैं और ये इनके मुख्य द्वार हैं, मुख्य द्वार, तो आप लोग देख पा रहे हैं इनके मुख्य द्वार इधर ना खुल के इधर पीछे गलियों की ओर खुलते थे। इसीलिए कहते हैं इनके मुख्य सड़कों की ओर इनके मुख्य द्वार ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये पद्धति में आधारित थी। और इस पद्धति को जब आप देखेंगे और ऐसे 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 जब ये बहुत सारा ऐसा हो जाएगा, तब आप इसी को कहेंगे ये एक जाल नुमा दिख रहा है संरचना या ग्रिड के आधार पर नियोजित शहर था। इसीलिए कहते हैं सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बनावली एक ऐसा स्थान है हरियाणा का जहां से हमको सड़कें स्टार के आकार पर काटती हुई मिलती है। बनावली से हमको कौन सी आकार में मिलती हैं जी? ऐसा कुछ स्टार समझ लीजिएगा, है ना, स्टार के आकार पर मिलती हैं, ऐसा है ना। तो देखते हैं समकोण पर मिलती थी, जी हाँ मिलती हैं। और नियोजन जो है ग्रिड पद्धति पर आधारित था, बिल्कुल ग्रिड पद्धति पर आधारित था, अभी मैंने कहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपको याद रखना है, लगातार क्लास में मैंने बोला मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन इसके समकालीन थी, और इसके समकालीन कौन नहीं थी? तो आपको दिख रहा होगा इजियन की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा था? इसी क्लास के दौरान मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगॉट, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था और साथ साथ हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। तो आज का ये प्रश्न होता है समाप्त। आई होप आप सभी को हमारी इस क्लास के एमसीक्यूज पसंद आए होंगे। इसी तरह के मोस्ट आईएमपी और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे और लगातार आपके साथ ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस साझा करते रहेंगे। आप सभी को सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, एसएससी, जीडी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आप सभी को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो है हमारे मोटिवेशन का सोर्स। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की निःशुल्क तैयारी आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग और बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ।